जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कुमार चीमा और आज स्नोबोर्ड इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से हम एक कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। आप देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, वेपन वाटर को एज ए वेपन इस्तेमाल कर रही है। इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने बता दिया जी कि वी हैव हेल्ड दिस इन अबेयंस। हालाँकि उनको पता है कि वो कोई यूनिलैटरल एक्शन नहीं ले सकते, यूनिलैटरल सस्पेंड नहीं कर सकते। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और ये ट्रीटी डेफ़िनेटली वो रीजनल सिक्योरिटी जो है, उसको प्रोटेक्ट करती है। लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ हैं और इंडस वाटर ट्रीटी ये चीज़ बताती है कि किस तरह जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसको फ़ॉलो करना है और अगर ममालिक इसको टेक केयर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है ये एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। जब लास्ट ईयर इंडिया ने इसको भारत-पाकिस्तान की जंग के बाद ये सिनेरियो डेवलप किया, तो पाकिस्तान ने क्लियरली कहा कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो आज उसी सिलसिले में स्नोबल इंस्टीट्यूट पे बात करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब को। मेरे साथ चेयरमैन स्नोबल इंस्टीट्यूट जाहिद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। आप पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। हमें और भी एक दो दोस्त फकीर अहमद साहब जो हैं वो भी जॉइन करने वाले हैं। डॉक्टर ज़ैनब अहमद बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से वो भी जॉइन करने वाली हैं। लेकिन पहले मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ये जो इंडिया ने हाल ही में कल परसों एक द न्यूज़ में आर्टिकल भी लिखा लेट देम फ्लो के नाम से। इंडिया ने ये जो वाटर को वेपनाइज़ किया है पिछले साल से, इसको आप कैसे देखते हैं और फ्यूचर रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे देखते हैं? क्या इंडिया इसको कंटिन्यूअसली वेपनाइज़ करेगा? ये शॉर्ट टर्म के लिए नज़र आता है, लॉन्ग टर्म नज़र आता है? इंटरनेशनल कम्युनिटी की इस पे क्या ऑब्लिगेशंस हैं? खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, आपने मुझे इनवाइट किया। और जो अहम बात है इस सारे मामले में आपके नाजरीन के लिए वो ये है कि जब पिछले साल हिंदुस्तान ने इस सिंध तास मुआहदे को इन एबियंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये लफ्ज़ बिल्कुल बेमानी है उस मुआहदे के तनाजुर में भी और इंटरनेशनल लॉ के तनाजुर में भी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है उसमें कानून में। सिर्फ उन्होंने उसको इस्तेमाल किया ये इंडिकेशन देने के लिए कि वो इस मुआहदे से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अभी वो इसको तोड़ने का ऐलान नहीं करना चाहते थे, जिसमें उनका ख्याल था कि उनका नुकसान ज़्यादा होगा। तो लिहाजा उन्होंने एक वो कहते हैं नीम गरम सा लफ्ज़ ढूंढ के उसको अंग्रेजी में इसको इस्तेमाल कर दिया। लेकिन असल मकसद यही है कि वो दो उनके मकासद हैं। एक तो उन्होंने पानी को दहशतगर्दी से जोड़ दिया और कहा कि जी ये देखें, जो उन्होंने वजह उस वक्त दी अप्रैल 2025 में, वो ये थी कि हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम का वाक़या किया। लेकिन उसके पीछे एक उससे 9 साल पहले की प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो वो लिहाजा यानी मकसद ये है कि जब तक बकौल उनके पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होती रहेगी, हम पानी नहीं देंगे पाकिस्तान को। लेकिन जिसको खुल के इजहार जो है वो सबसे पहले उनके जो पानी के वजीर हैं पाटिल साहब, उन्होंने वाजे कहा कि जी हम एक कतरा सिंध के पानी का, सिंध का नाम लिया उन्होंने उसको, कि सिंध के पानी का पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। और उसके बाद फिर उसी दौरान में जो उनके वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उन्होंने कहा कि जी हम कभी वापस नहीं जाएंगे इंडस वाटर ट्रीटी में। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को, जिसको अंग्रेजी तर्जुमा उनकी गुफ्तगू का कि वी विल स्टार्व पाकिस्तान। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनका ये ख्याल था कि हिंदुस्तान सिर्फ धमकियां लगा रहा है और हिंदुस्तान जो है इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करेगा और ये सिर्फ एक टैक्टिक है। लेकिन अब हम कोई 1.25 साल के बाद कह सकते हैं कि वो टैक्टिक नहीं था। उन धमकियों पर अब हिंदुस्तान ने अमल दरामद शुरू कर दिया है और ये अब पाकिस्तान के लिए, अगर मैं अमरीकी फॉर्मुलेशन इस्तेमाल कर सकूं, एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर बन गया कि हिंदुस्तान जो है उसने
अब जो तमाम अनाउंसमेंट्स पिछले साल की थी उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है। और आप जिसका आपने हवाला दिया इंडस वाटर ट्रीटी सेमिनार, मैंने एक पूरी लिस्ट उसमें एक स्लाइड चलाई थी जिसमें मैंने कहा कि देखिए वो खामोश नहीं है और वो अब जो है सिर्फ धमकियां देने पे नहीं, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। और लेटेस्ट जो उन्होंने धमकी दी है, जिसकी वजह से ये जो सेमिनार था 30 जून वाला, वो बहुत ही टाइमली था। वो ये है कि उन्होंने पिछले साल कहा था कि वो दरियाए चनाब से एक सुरंग निकाल कर बयास के जो पानी है, जो ईस्टर्न रिवर है हमारा, उसमें डालेंगे। और उसका जो है वो ख्याल था कि अच्छा जी, उन्होंने कर दिया अनाउंस, लेकिन अब उसका टेंडर हुआ है डॉक्टर साहब 2 हफ्ते पहले गालिबन। तो लिहाजा अब वो उसके ऊपर अमल दरामद करने भी जा रहे हैं, हमारा पानी सरीहन चोरी करने जा रहे हैं। अब उसका जो पाकिस्तान ने उस वक्त जो जवाब दिया था, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जो हाईएस्ट लेवल है इस पॉलिसी साजी का, और उसमें वाजे कहा गया कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी रोका या डाइवर्ट किया, उसे इक़दाम कत्ल समझा जाएगा, सॉरी इक़दाम जंग समझा जाएगा, सॉरी वैसे। तो वो जो इक़दाम जंग है, एन एक्ट ऑफ वॉर है, अब पाकिस्तान अभी तक उस पर खड़ा है। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही परेशान कुन है कि हम चाहे आहिस्ता ही सही, लेकिन एक ऐसी जंग की तरफ भाग रहे हैं जिसमें हमेशा जौहरी जंग का खतरा रहेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। जो पिछला मार्का हक हुआ है उसमें भी आम तौर पे तो ये बात नहीं खुल कर की जाती, लेकिन थोड़ा ही फासला रह गया था ऑल आउट वॉर में। तो लिहाजा हमें उसको सामने रख कर, फिर इसलिए ये अब पाकिस्तान ने जो सेमिनार भी करवाया है, बड़ा ज़रूरी था कि इस पे गुफ्तगू शुरू हो पाकिस्तान में कि कितना संजीदा मामला है। और पाकिस्तान को पिछले 1 साल में बड़ी कामयाबी भी मिली है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो कि कोर्ट कायम किया गया था इसी मुआहिदे सिंतास मुआहिदे के तहत। उसने 3 दफ़ा पाकिस्तान के हक में जो है वो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा के सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ रापोर्टियर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक मुश्तरका स्टेटमेंट पिछले साल इशू की, वो भी पाकिस्तान के हक में है। और मुख्तलिफ अब जो बैनुल अक़वामी जरीदे इस पर लिख भी रहे हैं, उसमें चूंकि पाकिस्तान का इस मामले में जो कानूनी केस है वो बहुत ही मजबूत बुनियाद पर है कि हिंदुस्तान ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए थे उसकी वो सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो पीछे नहीं हट सकता। और ट्रीटी में लिखा ही नहीं है कि आप वो ट्रीटी खत्म कर सकते हैं यकतरफा तौर पर। तो लिहाजा कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि देखिए आप ट्रीटी जो है यकतरफा खत्म नहीं कर सकते। और दूसरा ये जो हिंदुस्तान इनकारी है, कोर्ट ने कहा कि ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन है इस सारे मामले को। तो लिहाजा पाकिस्तान का केस बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन ये केस सिर्फ अदालत में लड़ने से तो हमारा मकसद तो हल नहीं है। तो हमारा मकसद क्या है कि हिंदुस्तान इंडस वाटर्स ट्रीटी में वापस आए और जो आपस में हमारी जो इंडस वाटर्स कमीशन है उनकी मीटिंग शुरू हो, जो डेटा शेयरिंग हिंदुस्तान ने 4 साल से बंद की हुई है वो दोबारा शुरू हो, और कुछ जो नॉर्मल सी और स्टेबिलिटी इस पूरे सब्जेक्ट में आए। क्योंकि अगर ये ट्रीटी टूटती है, अभी हिंदुस्तान उस हद तक नहीं गया, तो फिर इसके बहुत मुज़मरात हैं। और पाकिस्तान के सामने अब पाकिस्तान ने कानूनी जंग जिसका आगाज़ किया उसमें कामयाबी भी हुई है। पाकिस्तान इसको मल्टीलैटरल फोरम्स पे उठा भी रहा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए थे सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने इस पर बात की, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बात करते रहते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें तो हैं, यानी बैनुल-अक़वामी कानून की अदालत भी और बैनुल-अक़वामी इदारों में हम अपना केस जो है हमने प्रेजेंट किया है। लेकिन यूँ लगता है कि 21वीं सदी में अगर हमें प्रेशराइज करना है हिंदुस्तान को, तो हमें फिर मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल व इलेक्ट्रॉनिक, उस पे बड़ी एक एग्रेसिव कैंपेन करनी होगी हिंदुस्तान को बेनकाब करने के लिए कि ये एक जारे मुल्क है, ये कानून शिकन मुल्क है और ये दूसरे मुल्कों में कत्ल करवाते हैं, असैसिनेशन कैंपेन चलाते हैं। तो ये एक रोग नेशन है। तो जब तक हम इसको अग्रेसिवली एक्सपोज नहीं करेंगे, हिंदुस्तान पर प्रेशर नहीं आएगा। इसी तरह में बैनुल अक़वामी अभी जब इंडस वाटर्स ट्रीटी 1950 की दिहाई में जब निगोशिएट हो रही थी, तो तब भी जो है वो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस में जाकर अपना केस लड़ा था, वहाँ भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी नज़र में आई थिंक जो एक पेशरफ्त हुई है
कुछ लोग समझेंगे शायद कि ये मुबालगा है, लेकिन वो जो हमारा अस्करी ऑप्शन था जो पिछले साल हमने पीछे रखा हुआ था, अब वो इन तमाम डिप्लोमेटिक ऑप्शंस के साथ टेबल पर मतवाजी आकर हमें रखना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज हिंदुस्तान के ऊपर जो दबाव है, उसकी जिस किस्म की बड़ी मुइशत है और जिस तरह वो दुनिया से हथियार खरीदते हैं, वो दुनिया से तेल खरीदते हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का, तो उसी वजह से उनकी जो मुआशी हैसियत की वजह से उनके ऊपर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ाना जो है वो हमारी एक इस वक्त तो कोशिश है। दूसरा, चूंकि आप माशाल्लाह स्नोबल इंस्टीट्यूट का फोरम है, तो मैं एक बड़ी अहम बात अब सब आपके सामने टेबल पर रखना चाहता हूँ, फिर इजाज़त लूँगा, कि पाकिस्तान को ये भी फैसला करना है कि इंडस वाटर ट्रीटी उसके लिए कितनी अहम है और उसके लिए कितनी जंग करनी, कि अगर ये ब्रेक ऑफ होती है तो उसका एक नतीजा तो यह है कि पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान ब्रेक ऑफ कर रहा है, कि पाकिस्तान का जो क्लेम है एज ए लोअर राइपेरियन, जो 3 मशरकी दरिया इस वक्त होली सोली हमने हिंदुस्तान के हवाले कर दिए हुए, पाकिस्तान का क्लेम फिर बनेगा, वहाँ लोअर राइपेरियन का क्लेम बनेगा कि आपने कैसे बंद कर दिया। और अगर हिंदुस्तान जो है फॉर लैक ऑफ ए बेटर वर्ड बदमाशी पर उतरा हुआ है और वो हमारा पानी रोकने पर उतरा हुआ है, तो फिर हमें इस सारे मामले को बहुत ही संजीदगी से और हर महाज पर संजीदा रह के इसको लड़ेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फाइनल वर्ड ये है कि ये पाकिस्तान के लिए लिटरली जिंदगी और मौत का मामला है, और इसको किसी भी तरह हम अपने दरियाओं के खुश्क होने का इंतजार नहीं कर सकते, फिर आके हम फिर जो है इसके ऊपर एफर्ट करेंगे। तो ये एफर्ट अभी से शुरू करनी है और बड़ी यानी विगरस और सीरियस एफर्ट करनी है, तो तब हम एक किसी बेहतर नतीजे तक पहुंच पाएंगे। पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आबादी है, उसमें से 20 करोड़ जो हैं वो उस दरिया से जुड़े हुए हैं, और एक पूरी तहजीब जुड़ी हुई है, एक सिविलाइजेशन है इंडस वैली। उसके ऊपर भी आजकल हिंदुस्तान से जंग जारी है कि किसकी सिविलाइजेशन है, लेकिन उसमें जोग्राफिकली तो 80% पाकिस्तान के टेरिटरी में है, तो लिहाजा वो हमारी सिविलाइजेशन है, और हमें जो है वो अपनी इंडस सिविलाइजेशन को भी ये कल्चरल एंगल है इस सारी जंग का, कि उस इंडस सिविलाइजेशन को भी पूरी तरह क्लेम करना है कि ये भी हमारा विरसा है और हम उस विरसे के अमीन हैं, चाहे उसमें तक्षशिला की यूनिवर्सिटी है, चाहे वो मोहनजोदड़ो है, चाहे वो हड़प्पा है, पूरी इंडस वैली में जो है वो हमारा एक हज़ारों साल पुरानी तहजीब मौजूद है, और जिंदा लोग मौजूद हैं जो इस दरिया से जुड़े हुए हैं। इस सारे मामले को सामने रखकर ये पाकिस्तान के लिए एक नया नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक चैलेंज जो है हमारे सामने है, और मेरी पूरी तवक्को है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मलिक की लीडरशिप में वी विल राइज अप टू द चैलेंज इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने जाना है तो हम इस मैं कन्वर्सेशन आपसे इजाजत भी लूंगा जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब अहमद हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी से, तकीर अहमद साहब हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। आप दोनों को भी वेलकम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एज वेल। अभी तकीर साहब एक ओपनिंग रिमार्क्स दे रहे थे, मुझे जाना था, तो मैं एम्बेसडर एजाज चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सर व्हाट वुड यू टॉक ऑन दिस। कैसे देखते हैं कि जो मेरे ख्याल है तकीर साहब ने बात की, डॉक्टर ज़ैनब भी कहेंगी, और तकीर अहमद साहब से भी पूछते हैं कि क्या कॉस्ट पाकिस्तान को पे करनी पड़ सकती है, और हम क्या कॉस्ट जो है वो इंडिया को पे करनी पड़ सकती है इन केस इंडस वाटर ट्रीटी ऐसी रहती है। व्हाट वुड यू से दिस ऑन दिस भाई साहब, आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या होंगे? जी, बहुत इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का मसला है, इसलिए पाकिस्तान बहुत संजीदा इस मामले में। लेकिन मुझे भारत की तरफ कोई ऐसी संजीदगी नजर नहीं आ रही है। मैं उनके कुछ इंटेलेक्चुअल्स को जो पाकिस्तान पे बहुत फोकस करते हैं, उनका प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें वो तो कोई और ही बयानियां बनाकर बैठे हुए थे और कह रहे थे कि हमें अभी पूरी दुनिया में जाना है ये बयानियां बताने के लिए कि ये पानी जो है वो पाकिस्तान इस ट्रीटी की वजह से, उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने कहा इस ट्रीटी की वजह से ये पानी हमें इस्तेमाल नहीं हम कर पा रहे,
ہم جو پروجیکٹس بنانا چاہتے ہیں جس سے مقبوضہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوتی, ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس بنتے, وہ ہم بنا ہی نہیں پائے ہیں. اتنے ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان ہر اس پلان کے اوپر آبجیکشن کرتا ہے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو وہ بیانیاں بنا رہے ہیں وہ بیانیاں یہ ہے کہ یہ ٹریٹی غلط بنی تھی, یہ ٹریٹی جو ہے یہ انفیئر ہے, انڈیا کو پورا پانی اس میں سے نہیں مل رہا. جو پروجیکٹس انڈیا کرنا چاہتا تھا مقبوضہ کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور کچھ مشرقی پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے ہمیں یہ پورا حق ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں پانیوں کا, اور جب یہ پروجیکٹس پورے ہو جائیں گے اور پاکستان دہشت گردی روک دے گا تو ہم. اب یہ وہ بیانیاں لے کر اس وقت چل رہے ہیں, وہ بیانیاں جو بالکل ہمارا بیانیہ ہے اس سے بالکل مختلف بیانیہ ہے. یعنی ہمارا بیانیہ تو یہ ہے نا کہ بھائی یہ تو ایک ٹریٹی ہے, یہ ایک سالم ٹریٹی ہے جس کے اوپر آپ نے 60 سال تک عمل درآمد کیا ہے, اور اس سے پاکستان کی زندگیاں بھی ہیں اور پاکستان کے اندر جو روزگار ہے, جو ایگریکلچر ہے, وہ سب متاثر اسی سے ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہمارے لیے یہ اعلان جنگ آپ کر رہے ہیں, وہ اس پیرائی پہ نہیں کھیل رہے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب خرم صاحب نے کہا ابھی کہ ہمیں اب جو ڈپلومیٹک ہے وہ فل سکیل کرنا چاہیے, یعنی میڈیا میں بھی اور پوری کیمپین, اور ساتھ میں ابھی میں نے جو ان کو اگر صحیح سنا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پاکستان چونکہ کہہ چکا ہے کہ یہ پانی روکنا ہمارے لیے جنگ ہے, تو ہمیں یہ بھی اوپر ایک قسم کا ایک ہی پلین پر لے کر آنے پڑیں گے, اپنا جو پیغام پہنچانا دنیا پہ, اور ساتھ ہی یعنی بھارت پہ دباؤ ڈالنا اس کی وجہ سے, اور ساتھ ہی ہمیں یہ جنگ والا جو ماحول ہے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جناب یہ شروع ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ آپ مت سمجھیں کہ پاکستان کو دیوار سے آپ لگائیں گے تو ہم کچھ نہیں کریں گے. تو یہ کافی خطرناک صورتحال ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دوسرے دو آج ایکسپرٹس ہیں, اسپیشلی ڈاکٹر زینب احمد کو تو میں نے خود سنا ہے, یہ بی این یو میں جو ایک ٹاسک فورس ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گی. تو ان کی فائنڈنگ بڑی اہم ہوگی, اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال میں توقیر صاحب بڑے پرانے منجے ہوئے اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں, بیرون ملک بھی دیتے رہتے ہیں اپنی رائے. تو چیمہ صاحب آئی لائک ٹو ہینڈ اوور دی فلور بیک ٹو یو, تاکہ ہمارے جو آنرڈ ایکسپرٹس ہیں وہ ذرا اپنی رائے اس پہ دیں. شکریہ. جی بہت شکریہ بھائی صاحب. ڈاکٹر زینب آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بیکنز نیشنل یونیورسٹی میں, اکیڈیمشین ہیں, ریسرچر ہیں, اور جیسے بھی بھائی صاحب فرما رہے تھے آپ ایک ٹاسک فورس بھی پہ تشکیل دی ہے, کام کر رہی ہیں. میڈم وٹ ڈو یو میک آف دس؟ ابھی جیسے خرم دستگیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں بھی جانا ہے, عسکری آپشنز بھی سامنے رکھنی چاہیے. جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, ان دی ایبسنس آف انٹرنیشنل سسٹم, انٹرنیشنل لا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سسٹم آپریٹ نہیں کر رہا, ٹریٹیز, انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, تو انڈیا نے یہ سوچا ہوگا کہ جب باقی دنیا کے ممالک کچھ نہیں کر سکے تو پاکستان کیا کر سکے گا, تو ہم جو مرضی کر لیں. What do you make of that? یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, اور پھر ابھی وہ میرا خیال ہے پچ بھی کرنے لگے ہیں ابھی جولائی سے اپنے آپ کو نان پرماننٹ ممبر ان دی UN سیکورٹی کونسل جانا چاہتے ہیں روز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر میں, اور اسی کی وہ جو ہے وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں. What do you make of that? آپ اس میں کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی, thank you very much, Ambassador Aizaz Chaudhary and Dr. Qamar Cheema. Am I audible? Yes, you are audible. Thank you very much. اچھا, میں اس میں بہت شکریہ مجھے اس میں شامل کرنے کے لیے. میں پچھلے 13-14 سال سے اس ایشو پر ریسرچ کر رہی ہوں, واٹر ایشو کے اوپر ہی. ویسے تو میرا ایریا انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز میں میرا ایریا جو ہے وہ واٹر سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے. اور میری جو پی ایچ ڈی کی ڈیزرٹیشن تھی ایکچولی وہ ایگزیکٹلی اسی ایشو کے اوپر تھی کہ یہ پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایشو کیوں ہے. اور کل جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے اعلامیہ کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا لیول پاکستان میں اب نہیں رہا جہاں ہائیسٹ پاسبل لیول پہ یہ ایشو سیکیورٹائز ہو چکا ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈیا ایکچولی کرنا کیوں چاہ رہا ہے. 50 سال تک, کم از کم 40 سے 50 سال اس نے اس ٹریٹی میں گزارے, 60 سال شور مچاتے ہوئے اگلے 10 سے 15 سال گزارے, لیکن اس ٹریٹی میں گزارے. 3 ایسٹرن ریورز کو فلی یوٹیلائز کیا اور ابھی بھی مزید کر رہا ہے. لیکن اب انڈیا کی کیا ایسی وجوہات ہیں کہ وہ
ट्रीटी से निकल गया और निकलना चाहता है। देखिए इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट रियलिटीज है, एक इंडिया की इंटरनल रियलिटी है which is pushing it to do it, और सेकंड है जियोपॉलिटिकल रियलिटी। पहली रियलिटी ये है कि इंडिया ने 3 ईस्टर्न रिवर्स लेना इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कम से कम उस एरिया के लिए कि जो आगे चल के ब्रह्मपुत्र बेसिन जहां से शुरू होता है वहां तक जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उसके लिए इंडस बेसिन बड़ा अहम था। तो ये दरिया और उस वो अपर रिपेरियन था, तो वो इस स्टेटस को पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहा था। बट बीइंग द लोअर रिपेरियन हमारे जो कंसर्न्स थे वो एड्रेस जब किए गए एक खास ग्लोबल ऑर्डर में, और उस ग्लोबल ऑर्डर का पाबंद था इंडिया, और बहुत सी इंटरनेशनल रियलिटीज थी कोल्ड वॉर की जिसकी वजह से इंडिया को इस स्कीम का हिस्सा बनना पड़ा। अब एक बहुत बड़ी और जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, और वो ये है कि वो ग्लोबल ऑर्डर इज इन टर्बुलेंस, सिवियर टर्बुलेंस। सो इंडिया पिछले 13-14 सालों से जो करना चाह रहा था, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, कि इंडिया ये आज नहीं करना चाह रहा था। 13-14 साल पहले अगर आप इंडिया से जो पैदा हो रहा है लिटरेचर उसके ऊपर उठा के देख लें, और कुछ नहीं, आप ब्रह्मा चलानी की जो किताब है वाटर वॉर्स वो देख लें, फॉर्मर इंडस वाटर कमिश्नर्स ने जो लिखा हुआ है वो 2013 से एक ही उनका नैरेटिव है, जो बाद में स्टेट पॉलिसी भी बन गया कि इंडस वाटर ट्रीटी वेस्टर्न रिवर्स का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान के पास है, तो 20% पानी जो है वो सिर्फ हमें मिलता है, तो हमारी हक तलफी है। जो पूरे के पूरे 3 ईस्टर्न रिवर्स थे, ब्यास, रावी और सतलुज, जो कि एक्सक्लूसिवली इंडिया को एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटी मिल गए, वो कहते हैं कि जी ये तो हमारा राइट थे। अब इसके साथ एक और इशू एसोसिएट हो जाता है, वो है कश्मीर का। बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ कश्मीर, इंडिया रिमेन्स टू बी द अपर रिपेरियन ऑन झेलम एंड चिनाब एज वेल। अब इन्होंने सतलुज डाइवर्ट किया, सतलुज लेके गए, इन्होंने इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम बनाया, राजस्थान को इरिगेट करना था। वो कैनाल सिस्टम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका रेगिस्तान में। पंजाब में से नए सूबे निकाले गए, पॉपुलेशन डायनामिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडिया इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी ऑफिशियल इकोनॉमी है, पॉपुलेशन सबसे बड़ी बनना जा रहा है। ये वो एरियाज हैं जो एक्चुअली ब्रेड बास्केट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी थे, तो फूड का इशू बहुत बड़ा है। अब इंडिया को अपने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के लिए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, किसी हद तक राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनके लिए बहुत ज्यादा मजीद वाटर सप्लाई चाहिए। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस ऑल्सो कि चिनाब अब उनकी हिट लिस्ट पे है, और चिनाब से कम पे अब वो नहीं मानेंगे, जिस तरह वो एक जमाने में सतलुज से कम पे नहीं माने थे इंडस वाटर ट्रीटी। अब 2013 से जो एक कैंपेन चल रही थी डिप्लोमेटिक, एकेडमिक इंडिया में, और दैट सक्सीडेड इन डिटर्मिनिंग कि इंडिया को ये पानी बहुत जरूरी चाहिए, और वेस्टर्न रिवर्स की भी जो 80-20 की रेशियो है ये चेंज होनी चाहिए। एंड 2016 में फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कमीशन बिठाया, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर इंडिया कि वो किसी भी जिस भी इशू को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ एसोसिएट कर देंगे, इट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म, हम खुद दुनिया में सबसे ज्यादा टेररिज्म का शिकार रहे, बट दिस पाक अफगान बॉर्डर इशू बीइंग अ वेरी वोलेटाइल ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिज्म, ये इस पूरे खित्ते को एक एक्सक्यूज देता रहा है, और ये बहुत अरसे तक एक जॉइंट सबका पिंचिंग पॉइंट भी रहा है। अब और बहुत सालों तक इंडिया कामयाब रहा इस लॉबिंग में कि हर एक के बाद एक अमेरिकन फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो आती थी उसमें पाकिस्तान को एसोसिएट किया जाता था विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। 2016 में टेररिस्ट अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कमीशन बिठाया कि जी हम ट्रीटी कैसे खत्म करें।
नहीं निकल सके, उनको लीगल एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि आप नहीं निकल सकते, और तब तक इंटरनेशनल ऑर्डर में ये वोलेटिलिटी नहीं आई थी अब तक कि जो इनको इतनी स्पेस प्रोवाइड करती इंडिया को कि वो इंटरनेशनल ऑफिसेस को और इंटरनेशनल लॉ को इस बुरी तरह इग्नोर करें जिस तरह वो अब कर रहे हैं। एंड चलते चलते 2019 में तक बात आई, और फिर 2025 में चूंकि यूएस चाइना कंपटीशन और टर्बुलेंस और अमेरिकन इंटरनल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इस इशू पे पहुंच चुके, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट टू इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने खुद बनाया था। जब उन्होंने देखा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ये कमिटमेंट बहुत कम हो चुकी है इस इंटरनेशनल ऑर्डर से, और बहुत से इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल इवन पेरिस अग्रीमेंट से अमेरिका खुद बाहर निकल गया है, और यूएन की तरफ भी कोई खास कमिटमेंट नहीं है, और चाइना अभी वो पोजीशन लेने का फैसला नहीं किया, चाइना अभी लेना नहीं चाहता वो ग्लोबल पोजीशन। तो इस वोलेटिलिटी का और इस फ्लूइड कंडीशन का, इस chaos का फायदा इंडिया ने उठाया है, एंड इंडिया हैज एसोसिएटेड विद अ कन्वेंशनल मिलिट्री बैलेंस इन द रीजन, क्योंकि अदरवाइज आप देखें कि जो बैलेंस ऑफ पावर पाकिस्तान ने मेंटेन किया हुआ है इस साउथ एशिया में इंडिया के साथ, वो और किसी तरह भी इंडिया के लिए उसको बैलेंस को डिसरप्ट करना इतना आसान नहीं है, एक्सेप्ट दिस इशू कि अगर वो पाकिस्तान को इस इशू पे पकड़ते हैं, which is a lifeline for पाकिस्तान। इस पे आपकी अभी भी आपका सिर्फ एक रिवर सिस्टम है जिसपे आपका सरफेस वाटर भी वहीं से आता है, आपके एक्विफर्स, आपका ग्राउंड वाटर, आपकी सारी लिंक कैनाल्स, बैराजेस, डैम्स, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर है, हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी रिलायंस है, आपका 20% ऑलमोस्ट जीडीपी अभी भी एग्रीकल्चर से आता है, आपकी 90% पानी जो है इसका वो इरिगेशन में जाता है। तो और ये जब आप पॉपुलेशन को डिप्राइव करते हैं तो ये एक टू एज्ड वॉर बन जाती है कि एक आपकी पॉपुलेशन की स्टेट के अगेंस्ट वॉर हो जाती है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और सबसे ज्यादा दुनिया में एक्चुअली अगर आप पानी पे कॉन्फ्लिक्ट्स देखें तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा सिवियर हुए हैं एज कंपेयर टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज, क्योंकि उसमें और बड़ी रियलिटीज शामिल हो जाती है। तो जब रियासत के अंदर कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिवेशन, वो रियासत के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो हमारे सूबों की तो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स और वाटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी तरफ मैं आप लोगों की और तवज्जो दिलवाना चाहूंगी कि 2024 में ईरान और इसराइल की जब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्कर्मिश हुई तो एक पूरी ड्रोन कैंपेन की थी ईरान ने, और कुछ 300 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल्स गए थे इसराइल की तरफ। उसमें हम देखते हैं कि जॉर्डन की एयरफोर्स एक्शन में आई थी, एंड इट वाज अ बिग क्वेश्चन कि क्या जॉर्डन इस वक्त इसराइल को कर रहा है या अपनी एयर स्पेस प्रोटेक्ट कर रहा है। उसमें एक बहुत बड़ी रियलिटी ये थी कि जॉर्डन एक्चुअली इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा वाटर स्कार्स जो कंट्री है, स्कार्सिटी सबसे ज्यादा है वो जॉर्डन में। जॉर्डन में 50 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो इसराइल के एक वाल्व खोलने और बंद करने से आता है। तो जॉर्डन के लिए अपनी एयर स्पेस को सिक्योर करना और इसराइल को वो एक शील्ड टेसिटली प्रोवाइड करना इसलिए भी बहुत अहम था कि अदरवाइज तो उनकी पॉपुलेशन को पानी ना मिलता। ये फैक्टर्स जब आप इस तरह से जोड़ देते हैं इतने खतरनाक मामलात को, तो ये जंग फिर शायद इंडिया के हाथ से भी निकल जाए। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि वहां पे फिर ज्यादा पॉपुलेशन है जिसकी रिलायंस है इसके ऊपर। अगर हमें इंडस वाटर ट्रीटी के रीनेगोशिएशन के लिए, और खुरम दस्तगीर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कैंपेन की जरूरत है, तो हमें दो बातें सोच के इसमें जाना होगा। पहली बात ये कि इस ट्रीटी को रिवोक यूनिलैटरली करने से पहले, सस्पेंड करने से पहले बहुत अरसे से इंडिया ने डेटा शेयरिंग भी रोक दी थी, और इंडिया ट्रीटी की रीनेगोशिएशन में जाना चाहता है। तो उन्होंने लिखा, 3 खत लिखे पाकिस्तान को। अगर आपने इंडिया को टेबल पे लाना है तो कोई जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल प्रेशर
کس طرح آپ کون سا ڈپلومیٹک لیوریج یوز کر کے لائیں گے. اچھا اب ٹیبل پہ آپ بیٹھ گئے, آپ نے ایک اگریسو کیمپین چلا لی, مان لیا ہم اس میں بھی کامیاب ہو گئے, ہم انڈیا کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ لیٹس بی ویری کلیئر, ونس اگین لیٹ می ری ایمفسائز, انہوں نے چناب پہ اس دفعہ آپ سے بات کرنی, چناب لینا ہے, وہ چناب کا کچھ حصہ آپ سے چاہتے ہیں جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم پانی میں یا کسی اور معاملے میں انڈیا کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف لیگل, ٹیکنیکل اینڈ پولیٹیکل پریپریشن ان سائڈ فرسٹ, اس سے پہلے کہ ہمیں کسی بھی سٹیج پہ ہمیں ایک بہت تیزی کے ساتھ گلوبل پاورز شاید اکٹھی ہو جائیں اور وہ کہیں کہ جی اب آپ بیٹھیں انڈیا کے ساتھ. لیٹس ناٹ فورگیٹ کہ 2 سال رہ گئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے. امریکہ جب دوبارہ الیکشن میں جائے گا تو کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی؟ اگر ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آتی ہے تو کیا ان کی کیا ڈائنامکس ہوں گے, ان کا ٹلٹ کس طرف ہوگا, ان کی پرائیورٹیز کس طرف ہوں گی, اس وقت کیا پریشر پاکستان کے لیے ڈیولپ ہوتا ہے, جو لیوریج ہم اب انجوائے کر رہے ہیں وہ ہم کتنا عرصہ کر سکتے ہیں, اور اگر ہم چائنا کو اس معاملے میں انوالو کرتے ہیں تو چائنا کے کیا لیوریجز ہیں, چائنا کے کیا انٹرسٹس ہیں. چائنا اٹ سیلف از دا اپر موسٹ ریپیرین آف 10 لارجسٹ ریورز آف ایشیا, تو چائنا کی پوزیشن کو بھی دیکھ کے ہمیں اس پہ آگے بڑھنا ہوگا. بٹ وی نیڈ اے لاٹ آف انٹرنل پریپریشن بفور گوئنگ انٹو اینی سچ ڈیبیٹ. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب بہت زبردست آپ نے کمپریہنسولی ایکسپلین کیا, ہمیں بتایا ہے کہ یہ بیسیکلی ہمیں ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے گھر میں بہت زیادہ, اور اگر ہم یہ ہوم ورک نہیں کرتے تو ہم کل کو جب بھارت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اینڈ اگر انٹرنیشنل آڈینس ہم یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کمپین چلا بھی لیتے ہیں تو دنیا میں کہتی ہے بیٹھو اور ہم تیار نہیں ہیں یا ہم نے کام نہیں کیا ہوگا تو آگے چیزیں کیسے چلیں گی, کیونکہ اب یہ ری نیگوسیشنز ہونی ہے. پرٹیکولرلی آپ نے جو جارڈن والی مثال دی, اور میرا خیال ہے اسرائیل سے وہ بہت ساری جو ہے وہ مثالیں سمجھتے رہتے ہیں. بہرحال دیٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکینٹ چیز. میں توقیر احمد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح خرم دستگیر صاحب کی بھی بات سنی, امبیسڈر اعزاز چوہر صاحب کی بھی بات سنی, ڈاکٹر زینب کی بھی بات سنی, what do you make of that, sir? As a security expert, you have a lot of understanding on this کہ ہمیں ری نیگوسیشنز میں جانا ہے, ہمیں انٹرنیشنل آرڈر کی بھی سمجھ ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی جا رہی ہے, ڈیموکریٹس آ جائیں گے تو کیا ہوگا, مطلب ایک پوری کی پوری پکچر ہے جو ہمیں ہمارے سامنے ہے. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا نے ہمیں مصروف کر دیا. سو وہ پہلے انہوں نے اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں مصروف کیے رکھا ہے, ایک وہ دہشت گردی کے اینگل میں ہمیں مصروف کیے رکھتے ہیں کہ ہم کینیٹیکلی وہاں پہ چلے جائیں. اب ہم نیریٹو شیپنگ میں, اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں مصروف ہو گئے ہیں. سارا ہمارا جو انٹلیکچوئل ٹائم ہے ان چیزوں پہ لگ رہا ہے. توقیر احمد صاحب, واٹ ڈو یو میک آف دیٹ, سر؟ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں پلیز. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ایمبیسڈر چودھری صاحب, ڈاکٹر چیمہ صاحب. میں نے سب کی باتیں سنی, اور جو آپ نے ابھی جو لاسٹ سینٹنس بولا ہے یہ بالکل میرے دل کی بات کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے ہمیں ان چکروں میں پھنسانے میں. دیکھیں انڈیا جو ہے اس وقت سائیکولوجیکل وار جو ہے وہ ہمارے خلاف وہ کر رہا ہے, اور جو ہماری اسٹریٹجک اور ایکولوجیکل ڈائمینشن جو ہیں انٹر کوارٹر ٹریٹی کی, وہ اس وقت ایک کریٹیکل فیز میں آ چکی ہیں, اور جو کہ ہمارا اس وقت نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ یہاں سب وار کی بات کر رہے تھے, کہ وار از ناٹ دا سولوشن. الٹیمیٹلی ہمیں پھر ڈائلاگ اور ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, اور انڈیا ایکچولی یہی چاہتا تھا. میں آپ یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں, کہ وہ پاکستان کو پرووک کرے اور پاکستان جو ہے پھر اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دے کہ جی ہم جو ہے انڈیا پہ اٹیک کر دیں گے, ہم وار کریں گے, ہم ایون کسی میرے خیال ہے پولیٹیشین صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی اٹامک ہمارے پاس ہے. ایسی باتیں میرے خیال ہے نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ میں پھر کہوں گا وار از ناٹ دا سولوشن. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ٹیکنیکل جو اس وقت ہماری ٹریٹی ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو آئی ڈبلیو ٹی ہے 1960 میں جو سائن ہوئی تھی, اس کے اندر کوئی ایسا کلوز نہیں ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس سے بیک آؤٹ کر سکتی ہے یا اس کو وڈرال کر سکتی ہے یا پول آؤٹ کر سکتی ہے. تو نمبر ایک پوائنٹ تو بہت کلیئر ہے, جس کے لیے ہم اب
जो आर्बिट्रेरी कोर्ट है उसमें भी गए हुए हैं, उसमें भी हमारे हाथ में फैसला आ गया है। लेकिन मसला ये है कि क्या भारत इस फैसले को मानता है? वो अपने आप को अबव द लॉ समझता है, खासतौर पर मोदी साहब, इसी तरह जैसे नेतन्याहू समझते हैं। तो मैंने हमेशा ये कहा कि जो मोदी और जो नेतन्याहू हैं ये दो सिक्कों के, अपने एक सिक्के के दो रुख हैं। देखिए, इस वक्त हमें जो देखना ये है कि इस वक्त जो टेम्परेरी जो इन्होंने मैनिपुलेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं जो भारत हमारे साथ, तो एक परमानेंट मैनिपुलेशन भी है जिसमें वो पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो चनाब के ऊपर 4 डैम वो बना रहे हैं, जिसमें ये पकाल डल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है जो 1000 मेगावाट का है, उसके बाद जो है ये कीरू है, और उसके बाद जो रैटल है, और उसके बाद ये कवार है। तो 2 डैम तो इन्होंने एक्सेलरेट कर रहे हैं जो 2026 दिसंबर में, यानी इसी साल के आखिर में मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद बाकी के जो 2 डैम हैं 2028 में होंगे। तो इनकी जो 1000 मेगावाट और कैपेसिटी है, या 624 और फिर 850 और 540 मेगावाट है, तो उससे भी हमें जो है फर्क तो पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क जो हमें पड़ेगा वो उनका जो प्लान है, वो 113 किलोमीटर लॉन्ग जो कनाल है, जो चनाब ब्यास रिवर जिसको कनाल का नाम दिया गया है, उसके ऊपर है। क्योंकि इन्होंने जो ये टनल बना ली है, उससे ये चनाब का तकरीबन 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो डाइवर्ट करके वो इस ब्यास रिवर में डालना चाहते हैं। जो ब्यास रिवर की पोजीशन आप सबको पता है कि इट्स लाइक ए स्पंज की है, वो सारा एब्जॉर्ब कर सकेगा। हमारा ये ख्याल था कि अगर ये करेंगे तो शायद यहाँ पर या इंडिया में फ्लड आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि सोल्यूशन क्या है। मैंने जैसे कहा कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। हमें सबसे पहले अपने घर को इन ऑर्डर में करना होगा। हमें जज्बात के अंदर फैसले नहीं करने, जज्बात के फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि चाइना जो है, जो सुपर अपर रिपेरियन है, उसको हमको अपने साथ मिलाना होगा। क्योंकि IWT जो है इस वक्त आपको पता है कि बायलैटरल है। उसके लिए हमें चाइना को एंगेज करने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको ट्राइलैटरल बनाया जाए। कोशिश होनी चाहिए, हो सके या नहीं हो सके, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2017 में 2018 में ये बात मैंने चाइना में कही थी। जब मैं बहुत ज़्यादा वहाँ जाया करता था तो हमारी वहाँ कॉन्फ्रेंस में भी उस वक्त मैंने ये बात कही थी। तो हमें पता था कि 2025 के बाद हमें जो वाटर जो क्राइसिस आना है, तो उस वक्त जो उनका स्टांस जो था उस वक्त वही था जो डॉक्टर गाओ ने, आपने सुना होगा जो डॉक्टर गाओ ने कहा, और वो एक इनडायरेक्ट मैसेज है इंडिया के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि सोल्यूशन की तरफ जाएं बनिस्बत के कि हम जो है ये बयानात देना शुरू करें। उसके लिए इंडिया के साथ हम बातचीत कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उनको एज ए थर्ड पार्टी या ट्राइलैटरल उसको बना दिया जाए। उसके अलावा क्योंकि इंडिया हमसे जो है इस वक्त शेयरिंग नहीं कर रहा, तो हम चाइना को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो सैटेलाइट के थ्रू हमारे साथ ये जो खास तौर पर मानसून है और जो वाटर है उसकी शेयरिंग हमारे साथ करे, ताकि हमें पहले से पता चल जाए कि इस वक्त पानी की क्या सिचुएशन है। इंडिया ये नहीं करेगा, ना वो करना चाहता है। इंडिया दूसरा एक और मैं पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूँ कि इंडिया इस वक्त डीप ट्रबल के अंदर है। जैसे मैडम ने भी कहा इंटरनल इश्यूज हैं, उसके बाद इनके इलेक्शन का इशू आएगा। मोदी का जो सियासी कैरियर है वो सिर्फ एंटी पाकिस्तान के ऊपर कायम है। जिस दिन उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात खत्म कर दी, उस दिन इंडिया का जो मोदी साहब हैं उनका सियासी जो कैरियर खत्म हो जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया इस वक्त बार्गेन चिप के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहा है। जो इसको पहलगाम के साथ वो लिंक कर रहा है वो बार्गेनिंग चिप है। मेरा सवाल ये है कि वो कहता है जी कि क्योंकि पहलगाम में जो है वो टेररिस्ट जो है एक्टिविटीज हुई और पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, और वो ये कहते हैं कि वी शुड स्टॉप डूइंग टेररिज्म, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म,
تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ کین وی اسٹاپ وچ وی ہیو ناٹ اسٹارٹڈ. ہم نے جو اسٹارٹ ہی نہیں کیا تو ہم اسٹاپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو سارے فالس فلیگ آپریشن تھے. میرا جہاں تک خیال ہے, مے بی آئی ایم رانگ, کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جو ان کی ایئر اسپیس بند کی ہوئی ہے پاکستان کی انڈین فلائٹس کے لیے, وہ ہم اس کے لیے کھول دیں, کیونکہ اس وقت انڈیا کو ٹریلینز آف روپیز کا نقصان ہو رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بارگیننگ چپ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو اس وقت ہمارا جو کیپیسٹی ہے 13.5 میرا خیال ہے MAF ہے, اس کو ہمیں بڑھا کے کم سے کم 25 جو ہے MAF کرنا ہوگا, جو کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں, پلان بھی بڑے بڑے بنے, لیکن ابھی تک وہ کام نہیں ہوا. اس کے اوپر ہمیں اس کو ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چھوٹے اور میڈیم ڈیم بنانے ہوں گے, بڑے ڈیموں پہ پیسہ بھی لگتا ہے, وقت بھی لگتا ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر سوسائٹی یا ہر ولیج میں چھوٹے چھوٹے سے ڈیم بنا دیں, ریزروار رکھیں. فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر کمپین شروع کی جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں کہ ہمیں رین واٹر ہارویسٹنگ جو ہے اس کے لیے کریں. خود میں نے اپنے گھر پہ رین واٹر ہارویسٹنگ جو روف ٹاپ ہے وہ لگایا ہوا ہے, اور جو پانی جو ہے وہ سارا یا تو پرانے بور میں جاتا ہے یا اسٹور ہوتا ہے. اگر ہم ڈومیسٹکلی بھی ان چیزوں پر آ جائیں, فار ایگزامپل ہر گھر کے اوپر آپ ایک رین واٹر ہارویسٹنگ جو ہے وہ کریں, مساجد کے اوپر کریں, کمرشل پلازاز پہ کریں, کمرشل بلڈنگز پہ کریں, اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں کم سے کم چند عرصے کے لیے, تھوڑے عرصے کے لیے ہمارا یہ پانی کا جو مسئلہ ہے ختم ہو جائے گا. نہیں تو یہاں ہمیں جو اس وقت سچویشن ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے. باقی رہ گیا یہ ہمارا PCA کے پاس جانا اور ان کا جو ڈیسیژن ہمارے فیور میں ہے. اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو UN کی ایک وہ کنورزیشن جو ہے ایسوسیشن, ہمیں UN میں بھی لے جانا چاہیے اس مسئلے کو ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر, کیونکہ ہماری جو تقریباً 10 ملین ایکڑ زمین جو ہے وہ اگر یہ شراب کا پانی یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں کنال کے تھرو, تو ودن نیکسٹ 5 to 7 ایئرس ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا. وہ جو کنال کا جو یہ میں بات کر رہا ہوں یہ پرماننٹ ہوگا, بٹ اٹ ول ٹیک اندر 5 to 6 ایئرس. لیکن جو 4 ڈیم ہیں وہ 2026 اور 2028 میں مکمل ہو جائیں گے, جس کا ہمارے اوپر امپیکٹ آلریڈی ہوگا. ہمیں تو آج سے 10 سال پہلے پتا تھا, ہم نے یہ بات بھی کی تھی, بلکہ ہم نے ہماری کانفرنس میں بھی بات ہوئی تھی کہ 2025 کے بعد ہمیں پانی کی سخت ضرورت ہوگی. جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے, اگر یہ انڈیا جو ہے یہ ٹنل کھودتا ہے تو یہ بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنے چاہیے انٹرنیشنل فورم کے اوپر کہ اس سے انوائرمنٹل ایشو کھڑے ہوں گے. گلیشیئر جو ہیں یا چٹانیں جو ہیں وہ جب یہ بورنگ کریں گے, ڈرلنگ کریں گے, تو اس کا امپیکٹ ہوگا. اس کا فلڈ بھی, اس سے فلڈنگ بھی ہوگی, اس سے چٹانیں بھی ہلیں گی, اس سے گلیشیئر کا بھی مسئلہ ہوگا. اس کو بھی ہمیں جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو اس کے علاوہ یہ کہ اس وقت ہم جو ہمارا ویسٹیج آف واٹر ہے وہ ہم تقریباً 40% جو پانی ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں, باقی 60% پانی تو کھیتوں میں پہنچتا ہی نہیں ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں اپنا جو اولڈ ہمارا کنال سسٹم ہے جو کہ obsolete ہو چکا ہے اس کو ہمیں ماڈرنائز کرنا ہوگا, تاکہ ہم چلے 40% سے کم 70% واٹر جو ہے اس کی یوز ہو جائے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں ایز اے مڈل ریپیرین جو انڈیا ہے جو ہے اس کا جو سیپیج واٹر ہے اس کا بھی جو پانی جو ہے سیپیج کا وہ بھی ہمیں نہیں ملے گا. تو بہرحال یہ میری ریکویسٹ ہے, یہ میرا سولوشن ہے. اگر آپ کو یہ بات کلک کرتی ہے تو آئی ول بی ویری تھینک فل. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. لیکن امپورٹنٹ اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا چوائس ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے انڈیا کے اندر وہ ہیل بینٹ ہے کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر جو ہے نا وہ پاکستان کو ٹائٹ کرنا ہے. وہ سمجھتے ہیں جی دہشت گردی کو لنک کر دو, لیکن اصل مسئلہ جس طرح ڈاکٹر زینب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ مزید پانی چاہتے ہیں. تو ہمیں وہ مزید پانی کیسے حاصل کرنا ہے,
उसको हमें काम करना चाहिए उसके ऊपर कि वो उनके साथ निगोशिएशन क्या करनी है, डायलॉग उनके साथ जो है वो क्या करना है। और दूसरी मैं डॉक्टर ज़ैनब, इफ यू आर विद मी स्टिल, पर मुझे एक छोटा सा सवाल है मेरा, अगर आई थिंक शी इज़ नॉट विद अस, अगर एम्बेसडर एजाज हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं उनसे एक छोटा सा सवाल ज़रूर करूँगा सो दैट हम एक कन्वर्सेशन जो है उसको कंक्लूड भी कर लें। लेकिन द पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे, वैसे आ गए हैं, वैसे आपसे मैं चाहता हूँ कि कंक्लूड भी कर दें, और मैं चाहता हूँ कि इस पर ये बात करूँ कि हमारे स्टोरेज की कैपेसिटी के भी मसले हैं, और हमें जिस तरह डॉक्टर ज़ैनब ने हाईलाइट किया और अभी तौकीर साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारी अपनी प्लानिंग क्या है। सिर्फ हम इंडिया के ऊपर तो नहीं फोकस कर सकते जी कि वो ये चाहते हैं, वो तो जो उन्होंने करना है उन्होंने तो करना है, हमें क्या करना है, हमें टेक्निकली भी अपडेट करना है अपने आप को, लीगली भी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी, स्टैटकॉम भी, सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये ना हो कि अगर ये सारी चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं, ये काम नहीं करती, तो हमें फिर मिलिट्री ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। दैट इज ऑब्वियसली द अल्टीमेट ऑप्शन, देन उसकी कॉस्ट जो है वो म्यूचुअल होती है। व्हाट वुड यू से? बहुत शुक्रिया, मैंने तीनों बड़े गौर से सुनी। सॉरी, ये कुछ मेरे कभी लैपटॉप पे प्रॉब्लम हो जाता था, कभी उस पे, तो मैं मुसलसल नहीं सामने आ सका। अच्छा, इसमें एक तो बात हुई थी शुरू में, खुर्रम साहब ने की कि जी डिप्लोमेटिक ऑप्शंस पे हमें पूरा जोर लगा देना चाहिए। ठीक है जी, लगा दिया, लेकिन जो दुनिया का माहौल है, और डॉक्टर ज़ैनब ने भी कहा कि चूंकि पूरा एनवायरनमेंट दुनिया का वोलेटाइल हो चुका हुआ है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो चनाचे दुनिया इस बात की परवाह नहीं करती है कि पाकिस्तान को पानी मिलता है नहीं मिलता है, वो तो इंडिया के साथ तजारती मामलात अपने करना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। तो बेसिकली आपकी डिप्लोमेटिक ऑप्शंस की लिमिट है, हद आ गई। मिलिट्री, सॉरी, उसके बाद लीगल ऑप्शन की भी हद आ गई, क्योंकि लीगल ऑप्शन जो है उसके अंदर भी बड़े मसाइल हैं। लीगल ऑप्शन में भी आपने देखा कि इंडिया कहता है मैं नहीं मानता, और जो दुनिया का माहौल है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 2 बार फैसला किया, नहीं मानते हैं तो नहीं मानते। और कौन है दुनिया का मुल्क जो आगे इंडिया को कहेगा कि अच्छा जी आप करें? चीन कह सकता है, लेकिन चीन भी शायद सोचेगा, किसी ने वहां पे बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया था कि चीन का जो तिब्बत का एरिया है वो 10 दरियाओं का अपर राइपेरियन है। और ये डॉक्टर ज़ैनब अभी शायद आई नहीं है या निकल गई हैं, उन्होंने ये नुक्ता उठाया था कि 10 दरियाओं का अपर राइपेरियन, तो जो पॉलिसी वो ब्रह्मपुत्रा पे लगाएंगे वही पॉलिसी उनको सबके लिए लगानी होगी। तो वो भी सोच समझ के ही फैसला करेंगे। अच्छा, लीगल भी नहीं हो सकता, तो फिर जंग। अच्छा, जंग के ऊपर सारे कहते हैं जी वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, वॉर इज नॉट ए सोल्यूशन, कि उस कर ली जंग तो उसकी कॉस्ट, मौजूदा जो कॉस्ट पानी जो वो हमसे खींच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा होगी जंग कॉस्ट। क्योंकि जंग की यही होगा ना कि आप उनके डैम तोड़ देंगे, उनके टनल तोड़ देंगे, वो आपके डैम तोड़ देंगे, बंगला तोड़ देंगे, तरबेला तोड़ देंगे, फिर आप उनके डैम्स को तोड़ेंगे। तो जंग तो ऑप्शन नहीं बनती ना फिर भी, तो फिर वो भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, डॉक्टर ज़ैनब ने बीच में एक बार एक जुमला बोला कि वो चनाब को लेने पर तुले हुए हैं, चनाब के पानी को लेने पर तुले हुए, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ कोई ऐसा इंसेंटिव क्रिएट करना होगा इंडिया के लिए कि वो इसके ऊपर राजी हो जाएं कि कोई ना कोई बातचीत हो जाए। अच्छा, इस इंसेंटिव क्या हो सकते हैं? एक तो यही है कि वो कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी आप बंद कर दे, वो तो हमने बंदी कर दी हुई है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो हिंदुत्व से जुड़ गई हुई है। क्योंकि जिस तरह तौकीर साहब कह रहे थे कि जब तक मोदी साहब हैं उस वक्त तक उनका एजेंडा जो है ना वो लार्जर एजेंडा है, और पानी उसके अंदर एक फिट इन होता है, एक प्रेशर पॉइंट है उनके नजदीक। इसलिए वो अगर आप कर भी ले, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं अच्छा जी आप किन से आपको शिकायत है, आपको ABCD से शिकायत है, इंसानों को हम अंदर कर देते हैं, मेरा ख्याल वो फिर भी शायद राजी मेरे ख्याल में उस पर नहीं होंगे। और फिर उसके बाद दूसरा इंसेंटिव ये हो सकता है कि हम कहते हैं अच्छा जी हम TT रीनेगोशिएट करने के लिए आपके साथ तैयार हो जाते हैं, आप पैगाम भेज देते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा जी TT भी बैठे, लेकिन उसमें फिर हमारे लोग कहते हैं कि अच्छा जी चनाब का पानी अगर सारा वो ले गए तो फिर आप क्या करेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये डूएबल ऑप्शन है, अगर हमारा अपना होमवर्क हो
तो हम ये ऑप्शन पे काम किया जा सकता है कि रीनेगोशिएट करें, क्योंकि हमारे लोग, मैंने महसूस किया कि रीनेगोशिएशन पे नहीं है। वो कहते हैं ट्रीटी कि वो पहलू जो उस वक्त 1960 में नहीं थे, उन पे अब आप दोबारा डिस्कशन करके एक अडेंडम बना लेंगे। ठीक है ना जी, डेमोग्राफिक्स है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारी चीजें आप डिस्कस करके एक ट्रीटी का अडेंडम लेके पहले ट्रीटी रेस्टोर करें, ये हमारी पॉइंट है। लेकिन मेरा ख्याल में कुछ किसी हद तक ये डूएबल है। तीसरी चीज ये है, और ये तौकीर साहब ने भी पॉइंट आउट की और आपने भी अपना कमेंट में पॉइंट आउट की, कि आप रियलिस्टिकली भी देखें, हमें 135 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है तीनों दरियाओं का। ठीक है जी, सिंध का, झेलम का और चिनाब का उसमें से 26 मिलियन एकड़ फीट है, 26 मिलियन एकड़, जिसका मतलब यह है कि आपके पास अभी भी 100 से 105 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूद है, क्योंकि झेलम को रोकना उनके लिए मुश्किल है और सिंध को रोकना, पानी रोकना नामुमकिन है। वो लद्दाख से ऊपर से आता है और अंदर पानी इसमें आ जाए, इसलिए वो नामुमकिन है। तो ये अगर आपके पास 100 मिलियन एकड़ फीट आ रहा है पानी, आई एम प्रिज्यूमिंग कि चिनाब का बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ये डैमिक डिस्कशन है। तो 100 मिलियन एकड़ फीट को क्या आप पूरी तरह यूज कर रहे हैं? अब तौकीर साहब कह रहे थे कि जी 60% हम जाया करते हैं। चलो जी, मैं कहता हूं कि शायद 30% हम जाया करते हैं। अगर फर्ज किया हम 30% जाया करते हैं, तो गोया हम चिनाब से जो पानी आता है उससे भी कम जो पानी है ना, वो हम जाया होता है हमारा उन 200 मिलियन एकड़ फीट से। तो आपको रियलिस्टिकली ये भी देखना है कि जब तक आपको जो पानी मिल रहा है, जो आपका रोक ही नहीं सकता, उसको आपने किसी ना किसी तरीके से बाय इंटरनल जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स, दूसरी रिफॉर्म्स के जरिए आपने सही कर। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट रह जाता है कि जी जो चिनाब का पानी कितना है, वो टनल कह रहे हैं कि 1.9 मिलियन एकड़ फीट है। अब मैंने जो चंद्रा दरिया है, 2 दरिया है, भागा और चंद्रा, जो चंद्रा है वो 2 मिलियन एकड़ फीट टोटल है उसका बेसिन, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, पहाड़ों के अंदर है, वहां से वो चिनाब में आता है। अगर 2 मिलियन में से 1.9 मिलियन वो क्या ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे? मैंने इंडियन क्लेम्स पढ़े हैं 0.6 मिलियन, लेकिन ये चूंकि कोई इंटरनेशनल वेरिफिकेशन हो सकती है कि 0.6 मिलियन है या 1.9 मिलियन। हमारे लोग डाउन में मैंने आर्टिकल पढ़ा 1.9 मिलियन कह रहे, इंडियन को मैंने खुद सुना 2.6 मिलियन कह रहे। गोया आप वो जो टनल बना के वो एक लिमिट से ज्यादा पानी ज्यादा ले जा ही नहीं सकते, यानी चिनाब का 26 मिलियन एकड़ फीट में से मैक्सिमम चंद्रा अगर सारा ले लें तो 2 मिलियन एकड़ फीट जाता है। ये सारी वो बातें हैं जो मेरे ख्याल में डॉक्टर ज़ैनब का बात सही थी कि सारी बैठे कूल हेडेड तरीके से डिस्कस करके हमारे लोगों को एक कमीशन बनाना चाहिए। इस कमीशन में बैठ के ये एक्सपर्ट्स भी हो, लीगल भी हो, दूसरे भी हो, और वो बैठ के इसके ऊपर एक तय करें कि जनाब रियलिस्टिक ये क्या है, क्योंकि जंग अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर कोई ना कोई रास्ता आपको निकालना होगा। जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल कंक्लूड किया और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं बस डिस्कशन कंक्लूड करता हूँ। डॉक्टर ज़ैनब, आप कुछ कहना चाहती हैं इन दी एंड? थैंक यू फॉर, आपने बड़ा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली हमें एक्सप्लेन किया, तौकीर साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया, और एजाज चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे। इसके ऊपर मेरा ख्याल है मल्टीपल, जैसे आप सबने बात की है, मल्टीपल लेयर्स पर काम करना होगा। कोई एक ऑप्शन जो है वो नहीं है। बाकी बात है, जंग जो है वो काइनेटिक ऑप्शन कहते तो हैं, लेकिन जारी बात है उसकी कॉस्ट म्यूचुअल है, और लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। वो ऑप्शन टेबल पर रखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं शायद वो हल भी हों, और इंडियन लीडरशिप को पता चले कि जो नॉन काइनेटिक मीन्स हैं, अगर आप उन्हें काइनेटिक डोमेन में लेके जाएंगे तो उसकी फिर उनकी आवाम के सामने भी अकाउंटेबिलिटी होगी कि ऐसे ट्रीटीज को क्यों तोड़ते हैं जिसकी कॉस्ट फिर इंडियन आवाम को भी भुगतना पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है ये दैट मैसेज इज फॉर देम एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच to Taqir Ahmed Saab, to Dr. Zainab Ahmed Saiba, Ambassador Azad Chaur Saab. It was a pleasure talking to you and having a conversation on hydropolitics, water as a weapon by India. Thank you very much.